Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well today. This is Waqas Ali. I am a chief AI and data scientist in Habibi Group of Companies. And today's our topic is about the regular expression, which we usually called as regx. And here is the pronunciation regx. Regx is widely used with natural language processing tasks and the generative AI. क्यों रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू और इफ यू वर्क फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, यूजुअली एक्सपर्ट आस्क अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन। और वो उनका सवाल यूजुअली क्या होता है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएलपी के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यूजुअली देयर इज द 3 पॉइंट्स वेयर वी यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। वन, जब हमें जो है वो डाटा को वैलिडेट करना हो। द सेकेंड, व्हेन वी नीड टू सर्च अ टेक्स्ट फ्रॉम द डाटा। एंड द थर्ड, व्हेन वी नीड टू क्लीन द डाटा। तो आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे और समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो एसोसिएट करेंगे विद जनरेटिव एआई एंड द एनएलपी टास्क। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम आरी कहते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट आरी। और आरी के अंदर एक हमारे पास एक मेथड है सर्च का, ari.search। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो पैटर्न बताना है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखना है कि क्या एंड जो है, एंड इज माई पैटर्न, और क्या वो HAND इसके अंदर अवेलेबल है। तो क्या AND जो है वो हैंड के अंदर अवेलेबल है? ऑब्वियसली यस, इट इज अवेलेबल। तो ये आपको क्या बताएगा कि द पैटर्न हैज बीन मैच। तो दिस इज द पैटर्न एंड दिस इज द स्ट्रिंग दैट वी नीड टू चेक द पैटर्न, कि हमें एंड को इस स्ट्रिंग के अंदर कैसे चेक करना है। तो इन अदर वर्ड, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं पैटर्न, जो मुझे सर्च करना है, जो सर्च पैटर्न है वो है AND, और जो मेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने सर्च करना है वो है HAND। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे पैटर्न, और यहाँ पे मैं लिख दूं स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे जिस पैटर्न को मैं सर्च कर रहा हूं वो मेरे स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, तो ये कहेगा इट इज मैच। तो आप आंसर देखेंगे तो इट इज सेइंग द मैच ऑब्जेक्ट, और ये आपको बता रहा है कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 4, द लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 3 तक जो है वो आपका मैच कर रहा होगा। तो आप देखें ए जो है वो, अगर आप देखें तो ये इंडेक्स 0 पे है H, तो इट इज नॉट मैचिंग। और आप देखें तो ए मैच कर रहा है, फिर विच इज ऑन इंडेक्स नंबर 1, एन मैच कर रहा है विच इज ऑन इंडेक्स नंबर 2, एंड डी मैच कर रहा है। तो इट इज सेइंग कि आपका जो पैटर्न है वो मैच करता है आपकी स्ट्रिंग से। अगर आपका पैटर्न जो है वो मैच ना करे आपकी स्ट्रिंग से, फॉर एग्जांपल मेरा पैटर्न और यहाँ पे मैं लिख दूं रॉन्ग स्ट्रिंग लिख दूं, और मैं यहाँ पे लिख दूं HAND, तो ऑब्वियसली जो पैटर्न मेरे पास है जिसको मैं सर्च करवा रहा हूँ इस स्ट्रिंग में वो अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको रिजल्ट देगा नन। अगर मैं आपको प्रिंट करवाऊं तो ज्यादा बेहतर आपको विजिबल होगा, इट इज नन। तो हियर नन इज इक्वलेंट टू फॉल्स। नन का मतलब है फॉल्स, देयर इज नो मैच, एंड द मैच ऑब्जेक्ट इज मीन ट्रू, देयर इज अ मैच। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी पार्ट को इफ के थ्रू चेक करें और आप ये लिख दें if this pattern match, print yes it is match, else print no match। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब प्रिंट मैच कर जाता है तो वो एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है ट्रू के। और मैंने आपको पहले भी, जो अगर आप हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो के जो लेक्चर्स हैं वो देखेंगे या ट्रेनिंग देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि इफ स्टेटमेंट जब चलता है जब स्टेटमेंट ट्रू हो। तो हमें पता है कि क्योंकि पैटर्न हमारा था AND और स्ट्रिंग हमारी थी HAND, तो ये पैटर्न जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट रन हो जाएगा। तो देखिए आएगा आपका यस इट इज मैच। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग की जगह पे, स्ट्रिंग को मैं चेंज करके लिख दूं जो मैंने पहले लिखा था HAND,
HAND, तो ऑब्वियसली जब ये मैच नहीं करेगी तो ये हो जाएगा फॉल्स। और जब इफ स्टेटमेंट जब फॉल्स होती है तो उसकी बॉडी रन नहीं करती है, तो ऑब्वियसली एल्स स्टेटमेंट की बॉडी रन करेगी और यहाँ पे आपके पास आएगा नो मैच। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपको हेल्प आउट करता है किसी भी पैटर्न को या किसी भी टेक्स्ट को सर्च आउट करने में इन योर टेक्स्ट। और ये क्यों जरूरी है? ये इस वजह से जरूरी है कि आपका टेक्स्ट किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है, और अगर आपको ये ना पता हो कि वो कहाँ पे आ रहा है तो वहां पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में मेरे पास 3 सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो पैटर्न है वो ब्लू है। मैं चाहता हूं कि मेरा पैटर्न जिसको मैं सर्च करवा रहा हूं वो है ब्लू। तो ब्लू का क्या मतलब है कि मैं अगर लूप चलाऊं फॉर आई इन माई लिस्ट और मैं यहाँ पे चेक करूं re.search और मैं लिख दूं इफ re.search and my pattern which is blue, जिसको मैं सर्च करवा रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे अंदाजा होगा कि हमारे पास सिर्फ एक पैटर्न है जो मैच करेगा, उसके अलावा मैच नहीं करेगा। वो कैसे? वो इस वजह से कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका जो पैटर्न है वो केस सेंसिटिव होता है। तो आप देखेंगे कैपिटल बी के साथ ब्लू जो लिखा हुआ है वो सिर्फ हमारे पास जहां पे अवेलेबल है, उसके अलावा कहीं पे भी हमारे पास जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं या 2 सेंटेंसेस हैं उसमें कैपिटल बी के साथ ब्लू नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप देखेंगे और मैं यहां पे अगर लिख दूं प्रिंट मैच एल्स नो मैच, एल्स नो मैच, तो आपको पता चलेगा कि जब वे फर्स्ट एलिमेंट पे आइटरेट करेगा तो ये प्रिंट करेगा मैच, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जो है वो अवेलेबल है, यानी कि पैटर्न जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उधर अवेलेबल है, तो ये मैच करेगा। लेकिन रिमेनिंग 2 सेंटेंसेस में कैपिटल बी के साथ ब्लू अवेलेबल नहीं है, तो ये 2 टाइम्स 1 टाइम मैच रिटर्न करेगा और 2 टाइम नो मैच रिटर्न करेगा। तो आप देखें 1 टाइम मैच रिटर्न किया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में पैटर्न मैच कर गया, लेकिन सेकेंड 2 सेंटेंसेस में आपका पैटर्न मैच नहीं कर रहा। नाउ हियर इज द पॉइंट, इफ आई नीड टू इफ आई हैव टू वेरीफाई कि ब्लू कहां पे है, रिगार्डलेस ऑफ बी जो है वो कैपिटल लिखा हो या स्मॉल लिखा हो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि जहां पे बी कैपिटल हो, बी स्मॉल हो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट बी, बस ब्लू लिखा होना चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे? तो हियर इज द कॉन्सेप्ट कम्स एज सेट, कि रेगुलर एक्सप्रेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है सेट का। वो क्या होता है हमारे पास? सेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक प्लेस पे 2 एलिमेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो अगर आप क्राई और ट्राई की स्पेलिंग चेक करें तो आपको पता चलेगा कि क्राई एंड ट्राई में फर्स्ट पोजीशन पे या तो सी आ रहा है या तो टी आ रहा है, या तो सी आ रहा है या टी आ रहा है। तो ऐसी चीजों का पैटर्न हमारे पास कैसे बनेगा? ऐसे पॉइंट का हमारे पास पैटर्न कैसे बनेगा? अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी आप लिखें तो कोशिश करें आप आर शुरू में लिखें। रेगुलर एक्सप्रेशन आप जब भी लिखें तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आर लिखें। आर का मतलब ये होता है कि वो किसी भी स्पेशल करेक्टर को स्पेशल करेक्टर ना समझे, उसको वही समझे जो हम बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात आपको यहां पे करके बताऊं, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं वकास और वकास से पहले मैं बैक स्लैश एन डाल देता हूं, मैं वकास से पहले बैक स्लैश एन डाल देता हूं, तो पाइथन में बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। पाइथन में बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखें कि एस जो है वो न्यू लाइन में आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नहीं, वकास के नाम का पार्ट ही बैक स्लैश एन है, इसको आप स्पेशल करेक्टर कंसीडर ना करें। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कहूं कि इसको स्पेशल करेक्टर कंसीडर ना करें पाइथन का, तो मैं यहाँ का आर लगा दूंगा, तो ये इसको लिटरल मीनिंग में लेगा। लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, कोई इसकी स्पेशल जो है मीनिंग जो है वो नहीं लेगा, जो कि पाइथन में होती है अक्सर बैक स्लैश एन से जो है वो एस्केप करेक्टर यानी कि स्पेशल करेक्टर जो है वो शो होते हैं। तो आप देखें कि मैंने आर लगा दिया, तो आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग, रॉ का मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही आप कंसीडर करें। तो आप देखें ये
वैसा ही रिजल्ट लेकर आएगा, इसने स्पेशल कैरेक्टर इसको कंसीडर नहीं किया। तो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है कि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम करें तो आप आर जरूर लगाएं, ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको वो रेगुलर एक्सप्रेशन के स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर करे रादर देन पाइथन के, तो आप उधर आर लगा दें तो करेगा। तो मैं बात कर रहा था ट्राई एंड क्राई का पैटर्न बनाने की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट यूज करना पड़ेगा, और सेट को हम लोग यूजुअली, नॉट यूजुअली, एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, जो कि आप पाइथन में आप यूज करते हैं लिस्ट के लिए, वो हम सेट के लिए यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि आर वाई तो दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे आर वाई लिखूंगा। लेकिन शुरू में क्योंकि दोनों एक जगह पे दो एलिमेंट आ सकते हैं, या तो सी आ सकता है या टी आ सकता है, तो मैं उसको क्या कहां पे रख दूंगा, सी और टी दोनों रख दूंगा। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि द फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर है, तो इट कुड बी सी और इट कुड बी टी। तो ये उसको कंसीडर कर लेगा, क्राई भी कंसीडर करेगा और ट्राई भी कंसीडर, यानी कि जहां पे क्राई लिखा होगा वो भी पैटर्न मैच कर देगा, और जहां पे ट्राई लिखा होगा वो भी पैटर्न मैच कर देगा, बिकॉज वी पुट सी एंड टी इन द ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि इधर सी आता है फर्स्ट पोजीशन पे या इधर टी आता है फर्स्ट पोजीशन पे, बोथ कैन बी मैच्ड। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये लिस्ट है, इसमें मैंने कैपिटल बी भी कंसीडर करना है और स्मॉल बी भी कंसीडर करना है। तो अब मेरा पैटर्न क्या होगा, अब मेरा पैटर्न ये होगा कि मैं यहाँ पे बी और स्मॉल बी दोनों को मैं सेट के अंदर रख दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि आपको टू मैच नजर आएंगे। टू मैच क्यों नजर आएंगे, आप देखें जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कैपिटल ब्लू अवेलेबल है, तो दिस would be match with our pattern, and here it is also match with our pattern because हमने set यूज किया है। set का मतलब ये है कि वन प्लेस पे अगर मल्टीपल रिप्लेसमेंट है तो वो उन दोनों को कंसीडर करेगा। तो नाउ यू विल सी द मैच ऑन द फर्स्ट एंड द मैच ऑन द थर्ड। तो देखें आपको मैच जो है वो फर्स्ट पे भी नजर आ रहा है, और मैच जो है इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पे स्मॉल बी होता या कैपिटल बी होता, दोनों को वो कंसीडर करेगा। तो आई होप कि आपने इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। आए एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसमें हम सेट को जो है वो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है वो सेट जो है वो रिप्रेजेंट होता है बैक स्लैश सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर लेट सपोज कि ये हमारे पास डिस्काउंट कोड्स हैं और हम ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट या एज अ डाटा साइंस स्पेशलिस्ट, और हमें कहा जाता है कि टू फाइंड आउट द डिस्काउंट कोड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी और एस। अगर कोई चीज पी और एस से स्टार्ट होती है तो और उनके उसके बाद डैश आता है, फॉर एग्जाम्पल पी यहाँ पे भी है लेकिन डैश नहीं, तो हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं, हम पैटर्न ऐसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे या तो पी आएगा या एस आएगा और उसके बाद डैश आएगा, और बाकी की स्ट्रिंग जो भी होगी वी डोंट कंसीडर। तो हमने क्या कहा, स्टार्टिंग विथ पी और एस और उसके बाद डैश आएगा। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे या तो पी आएगा या एस आएगा, तो उसको मैंने जो है वो सेट के अंदर रख दिया, और डैश मुझे पता है कि वो मुझे वही कोड चाहिए, डिस्काउंटेड कोड जो हमारे कोड से मैच करते हो। तो हमारा पैटर्न है वो ये बताता है कि या इधर स्ट्रिंग वुड स्टार्ट विद पी और स्ट्रिंग वुड स्टार्ट विद एस, और उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय डैश साइन। तो आए जरा इस पैटर्न को रन करते हैं। फॉर कोड फॉर सी इन माई लिस्ट विच इज द डिस्काउंट कोड, और मैं अगर यहाँ पे लिख दूं इफ re डॉट सर्च, और सर्च में मैं अपना पैटर्न डिफाइन करूं विच इज गिवन अबव, और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग दे दूं विच इज कोड्स, और मैं कह दूं कि मुझे सिर्फ उन्हीं कोड को प्रिंट करवाओ। तो आप देखिएगा कि पूरी लिस्ट से, क्योंकि कोड मेरे सी में आ रहे हैं, तो सिर्फ ये कौन से कोड प्रिंट करवाएगा, जो पैटर्न मैं बता रहा हूं। और आप देखिएगा यहाँ पे इसने वही रिजल्ट जो है डिस्प्ले करवाया है जो पैटर्न मैंने डिफाइन किया।
तो आपने देखा कि जब आपका टेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपको कोई चीज सर्च करनी है या वैलिडेट करनी है, एक्चुअली इधर हम डाटा वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास पैटर्न को मैच करना यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि हमारे पास जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सेट को कैसे कंसीडर करती है। अब आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं और हमारा जो पॉइंट्स हैं वो रिलेट करते हैं रेंजेस से। अगर हमें रेंज देनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई पैटर्न मैच करवाना है जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट अवेलेबल हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए सेट में? क्योंकि मुझे पता है कि पहला नंबर जो है वो कुछ इस तरह आएगा और उसके बाद स्ट्रिंग आएगी, तो मैं क्या सेट में ऐसे दूं? तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं रेंजेस। क्या कहते हैं हम? रेंजेस कहते हैं। तो रेंजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रेंजेस कैसे होती हैं। तो रेंजेस फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं A2, लेट सपोज लिख दूं A2D। इसका मतलब ये है मेरे पास कि मेरे पास फर्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख दूं कोई भी और एलिमेंट। तो इस रेंज का मतलब एक्चुअली है कि इट कुड बी A, इट कुड बी B, इट कुड बी C, इट कुड बी D। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे A2 इसी सेट के अंदर मैं लिख दूं A2E, तो ABCDE जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो मुझे ABCDE अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रेंजेस दे सकता हूं, या रेंजेस में मैं यहाँ पे S लिख दूं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS सारे इसमें एलिमेंट इंक्लूड होंगे। तो अगर हमें रेंजेस देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैं आपको रेंजेस के और एग्जांपल दूं। रेंजेस में मैंने 0 से लेकर 9 तक लिखना है तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसमें 0 1 2 3 एंड 9 तक इंक्लूड है। अगर मुझे यहाँ पे रेंजेस देनी है A to Z, तो इसमें स्मॉल अल्फाबेट A to Z इंक्लूड है। अगर मुझे कैपिटल A to Z रेंज देनी है, उसकी अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हम इस तरह देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है, तो मैं कुछ इस तरह भी दे सकता हूँ कि शुरू का एलिमेंट स्मॉल ए या कैपिटल ए से स्टार्ट होकर उसकी रेंज कैपिटल Z टू स्मॉल z जा सकती है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे रेंजेस दे सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि हम लोग रेंजेस जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में। इसकी अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। सिमिलरली अगर कोई भी करेक्टर ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि वो आ सकता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ईमेल की एग्जांपल दूं, मैं अगर आपको एक ईमेल की एग्जांपल दूं और इधर मैं लिख दूं waqas@gmail.com और ईमेल कुड बी लाइक hotmail.com। मैं सारे डोमेन जो है वो कैरी करना चाहता हूं। अब कहीं पे हॉटमेल लिखा हुआ है, कहीं पे जीमेल लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये किस तरीके से मैं कैरी कर सकता हूं? तो हमारे पास एक करेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं डॉट करेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? डॉट करेक्टर। इस डॉट करेक्टर का क्या मतलब है? इस डॉट करेक्टर में क्या क्या चीजें अवेलेबल? इस डॉट करेक्टर में आपका सारी चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि A to Z अवेलेबल होगा, कैपिटल A to Z अवेलेबल होगा, आपके पास जो रेंजेस है 0 नंबर अवेलेबल होंगे, यानी कि स्पेशल करेक्टर अवेलेबल होंगे। कोई भी आप स्पेशल करेक्टर अवेलेबल होंगे जो सिवाय एक्सेप्ट न्यू लाइन करेक्टर। एक्सेप्ट न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब क्या है, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जो कि हम \n से करते। तो यानी कि डॉट के अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसको हटा देते हैं, बल्कि यहां पे लिखते हैं एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट न्यू लाइन करेक्टर। आए वी विल सी कि हम डॉट करेक्टर को देखेंगे कि डॉट हमारे पास करेक्टर क्या होता है और रेंजेस क्या होते हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और करेक्टर होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, जिसको हम कहते हैं \w। स्मॉल w है ये, स्मॉल w। इसका मतलब ये होता है
इसका मतलब ये होता है कि इसमें इन्वॉल्व है A to Z, स्मॉल, कैपिटल, नंबर 0 to 9 इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें अंडरस्कोर इन्वॉल्व है। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं बैकस्लैश W का होता है। मैं आपको 2-3 करेक्टर समझा दूं यहाँ पे जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली हमारे पास बैकस्लैश D होता है। बैकस्लैश D का मतलब होता है डिजिट। क्या मतलब होता है? डिजिट। अगर आपने डिजिट का क्या मतलब होगा आपके पास? डिजिट का मतलब होगा हमारे पास कि इसके अंदर जो रेंज अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल होगी 0 to 9। रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी सी जो है वो थ्रेटनिंग है, लेकिन वंस यू लर्न इट, इट्स मीन दैट एनएलपी टास्क आर वेरी इजी फॉर यू, एंड if NLP tasks are easy, then the generative AI is very easy for you. So let's proceed and check all this thing. उससे पहले हम थोड़ा सा क्वांटिफायर की बात कर लें। क्वांटिफायर का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो टाइप्स के क्वांटिफायर होते हैं। एक न्यूमेरिक क्वांटिफायर होता है और एक हमारे पास करेक्टर क्वांटिफायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप यहाँ पे ऐसे देखें a फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट एंड 3, इसका मतलब ये है कि a जो है वो 3 टाइम्स कहीं लिखा हुआ है। अगर आप ये सारी एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे भी, अगर कहीं पे लिखा है a स्क्वायर ब्रैकेट 3,5, तो इसका मतलब है a या तो 3 टाइम्स कहीं लिखा हुआ होगा या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इन, क्योंकि 3 to 5 का मतलब ये है कि 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? a फॉलोड बाय ब्रैकेट एम्प्टी वैल्यू एंड 3, इसका मतलब है a कुड बी 0 टाइम यानी कि अवेलेबल नहीं होगा, या अगर अवेलेबल होगा तो वो 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम्स हो सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिफायर a का मतलब यहाँ पे है और फॉलोड बाय 8 एंड इनफाइनाइट, इसका मतलब ये है कि a could be written at 8 टाइम्स और मोर टाइम्स। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लोग क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक एलिमेंट और मैंने लिखा हुआ है रेड, कुछ इस तरीके से रेड लिखा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका, अगर इसका पैटर्न बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो कुछ इस तरह बनेगा। वो कुछ ऐसा होगा RED, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये कितने टाइम होगा 1 2 3 4 5। तो मैं तो जो चीज रिपीट हो रही है जितनी टाइम वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको रेड 5 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरह भी लिख दें तो हो जाएगा। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ पैटर्न है। कहीं पे रेड ऐसे लिखा हुआ है RED, कहीं पे लिखा हुआ है पैटर्न REDD। तो इट कुड बी वन, आप क्या लिख सकते हैं, इट कुड बी 1 टाइम और 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप 1 से 5 तक लिख देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि ये आपका ये भी स्ट्रिंग का पैटर्न को भी कवर करेगा, इस स्ट्रिंग के पैटर्न को भी कवर करेगा और इस स्ट्रिंग के पैटर्न को भी कवर करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटिफायर। अच्छा, सिर्फ हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक क्वांटिफायर नहीं होते, बल्कि हमारे पास करेक्टर, सिंगल करेक्टर क्वांटिफायर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर आप कोई भी टेक्स्ट देखें उसके बाद एस्टेरिक लगा हो, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है या तो वो नहीं होगा, और अगर होगा तो इट कुड बी ऑफ मैनी टाइम। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिक क्वांटिफायर में एक्सप्लेन करता तो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करता। सिमिलरली ए प्लस का मतलब है कि ए तो एक मर्तबा तो लाजमी होगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ए प्लस का मतलब ये है, अगर मैं उसको क्वांटिफायर, न्यूमेरिक क्वांटिफायर जो कि हमने ऊपर देखे हैं उसमें एक्सप्लेन करूं, तो ए प्लस का मतलब है इट कुड बी 1 टाइम और मैनी टाइम। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर क्वेश्चन मार्क का साइन हो, तो इसका मतलब है या तो ए होगा और या तो ए नहीं होगा, और अगर होगा तो एक टाइम ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे पास लेट सपोज ये एक एग्जांपल है मेरे पास नंबर्स की, और इसका मैं पैटर्न बनाता हूं कि मुझे वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी लेंथ जो है वो 10 है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको काउंट करें तो इसकी लेंथ है, अगर सिर्फ नंबर को काउंट करें तो 1 2 3, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, टोटल 6 हो गए एंड 4। तो टोटल नंबर का जो लेंथ है, अगर मैं डैश को कंसीडर ना करूं तो वो 10 है। सिमिलरली अगर आप इसको भी देखें तो 10 है।
इसके अलावा जितने भी हमारे पास नंबर हैं उसकी लेंथ 10 नहीं है। तो इसका पैटर्न कुछ कैसे बनेगा, जो चीज हम लोगों ने अभी लर्न की है उसी के हिसाब से अगर हम पैटर्न बनाए तो कैसे बनेगा आर। और मैंने कह दिया कि मेरे पास जो है वो डिजिट आएंगे 1 2 3, इधर 9 8 7। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से लिख देता हूं 0 से 9 तक कुछ भी आ जाएगा, 0 से 9 तक कुछ भी आ जाएगा। कितनी मर्तबा आएगा, कितनी मर्तबा आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये कितनी मर्तबा आएगा, 3 टाइम्स। कितनी मर्तबा आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 3 टाइम्स। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारे को लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम 0 to 9 लिख दें और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ, यहाँ पे क्वांटिफायर बना दें कि ये 3 टाइम आएगा। कितनी टाइम आएगा आपके पास, ये 3 टाइम आएगा आपके पास क्वांटिफायर, अगर मैं इस तरीके से कुछ बना दूं तो। और सिमिलरली अगर आप इसको देखें, इसके और पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 0 to 9 3 टाइम आएगा। फिर हमारे पास डैश आ रहा है, क्योंकि डैश हमारे पास ऑप्शन, डैश हमारे पास इधर तो आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है या तो नहीं आएगा, क्योंकि देखें इस पैटर्न में नहीं आ रहा, और अगर आएगा तो 1 टाइम आएगा। तो अगर आप इधर देखें इस न्यूमेरिक क्वांटिफायर को, तो आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं और या तो आप ये भी लिख सकते हैं 0, 1। इसका मतलब है या तो नहीं आएगा और अगर आएगा तो 1 टाइम आएगा। तो द द बेटर वे कि आप कुछ इस तरीके से लिख दें। फिर हमारे पास, मुझे पता है कि फिर मेरे पास जो है वो 0 to 9 3 नंबर्स आएंगे और फिर यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को दोबारा लिख दूंगा। तो आप देखें पहले मैंने इस पैटर्न को मैच किया, फिर मैंने इस पैटर्न को मैच किया, और फाइनली डैश के बाद अब मुझे पता है कि ये 0 to 9 4 टाइम्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे इस पैटर्न को मैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 टाइम। तो अब क्या होगा कि ये इस पैटर्न को भी मैच कर लेगा और इस पैटर्न को भी मैच कर लेगा, क्योंकि मैंने कहा कि पहले नंबर जो आएंगे वो 3 टाइम्स आएंगे। तो देखिए इधर भी 3 टाइम्स आ रहे हैं और इधर भी ये 3 टाइम्स आ जाएंगे। अब इधर डैश अवेलेबल है, इधर डैश अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि या तो होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो 1 टाइम होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है 1 टाइम। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता है। और अगर मैं लूप चलाऊं इधर, तो आप देखेंगे फॉर आई इन नंबर्स, और मैं लिख दूं इफ re.search, और यहाँ पे मैं अपना पैटर्न डिफाइन कर दूं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास, और यहाँ पे मैं आई लिख दूं और फिर मैं कहूं कि जो आई मैच होता जा रहा है पैटर्न के साथ उसको प्रिंट कर दें, तो देखिए क्या प्रिंट होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न की एट्रीब्यूट आ रही है, सॉरी सर्च की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो देखें इसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर किया, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर 2 ही नंबर अवेलेबल है। क्या मेरे पास इसका ऑल्टरनेट है? बिल्कुल ऑल्टरनेट है। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि \d का मतलब क्या होता है, 0 to 9। \d का मतलब क्या होता है, 0 to 9। तो अगर मैं पूरी रेंजेस लिख रहा हूं तो क्या मैं इस पैटर्न की जगह पे ये नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं \d, तो \d का मतलब भी 0 to 9 था। अब देखें आपका कोड थोड़ा सा जो है ना वो इजिली रीडेबल और कंसाइज हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं अगर लिख दूं \d, तो आप देखेंगे कि ये वही रिजल्ट देगा जो ऊपर रिजल्ट दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ नम, ताकि आपको पता चले कि देयर इज अ डिफरेंस। और यहाँ पे हमारे पास इसने इसको भी प्रिंट कर दिया, और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में 156 D4 \d नंबर पैटर्न, सॉरी मुझे यहाँ पे नम प्रिंट करवाना है। तो देखें मैंने यहाँ पे नम प्रिंट करवाया तो मेरे पास वही पैटर्न है। तो इधर यू कैन पुट द 0 to 9 रेंज, जो कि अगर आप \d भी लिखेंगे तो इसका मतलब 0 to 9 होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया भी है। और क्वांटिफायर आप यहाँ पे 3 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, 3। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने क्वांटिफायर फिक्स करने हैं तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वांटिफायर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकल की जगह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता तो इसका एक और भी पैटर्न बन सकता था।
वो क्या बन सकता था जो कि और डिफिकल्ट हो जाता, वो ये था कि आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे न्यूमेरिक क्वांटिफायर यूज कर लें, 0 और 1, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब 0 और 1 होता है। और यहाँ पे भी आप 0 और 1 यूज कर लें, 0, 1, तो आप देखेंगे कि आपके पास वही रिजल्ट आएगा। तो 0, 1 की जगह पे अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लें तो वो उसी का रिप्लेसमेंट है। सिमिलरली अगर आप 0 से 9 की रेंज देना चाहते हैं, 0 से 9 की रेंज देना चाहते हैं, तो अगर आप बैक स्लैश डी यूज कर लें तो उसका भी सेम जो है वो मीनिंग निकलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से जो है वो अपने रेंजेस को या अपने क्वांटिफायर को कंसीडर करते हैं और यूज करते हैं। आए एक फाइनल एग्जांपल करते हैं और उसके बाद जो है इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मेरे पास ये बहुत सारी ईमेल्स हैं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा पैटर्न मैच हो, और वो पैटर्न कैसे मैच हो, पैटर्न कुछ इस तरीके से हमारा मैच हो कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक टेक्स्ट आए, टेक्स्ट के बाद जो है उसमें डॉट भी आ सकता है, उसमें 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 सब कुछ, शुरू में तो सब कुछ आ सकता है, शुरू में तो आपके पास सब कुछ आ सकता है, लेकिन एंड कहां से होगा? एंड होगा जहां पे लिखा होगा example.com। कहां कहां पे एंड होगा ये मेरा? जहां पे लिखा हुआ होगा example.com। तो ये किस तरीके से पैटर्न बन सकता है? आए जरा इसका पैटर्न बनाते हैं और हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन की जो स्किल्स है उसको स्ट्रेंथ करते हैं। मुझे पता है कि शुरू में मेरे पास कोई भी पार्ट आ सकता है, जिस तरह के ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें डॉट कॉम नहीं आ रहा, यहाँ पे भी, यहाँ पे डैश कॉम आ रहा है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं आखिर का जो पार्ट है वो बना लेता हूं। अच्छा, मुझे एट दी रेट जो है वो एक ही मर्तबा चाहिए। कितनी मर्तबा चाहिए मुझे? एट दी रेट जो है वो मुझे एक मर्तबा चाहिए। तो पहले मैं लास्ट पैटर्न को लिख लेता हूं कि मुझे मुझे जो असल पैटर्न चाहिए वो कुछ इस तरीके का चाहिए, @.com। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। लेकिन शुरू के मैं पैटर्न कैसे बना सकता हूँ या शुरू का मैं पार्ट कैसे लिख सकता हूँ, ये हमें देखना पड़ेगा कि शुरू के पार्ट लिखने में हमें क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो आए जरा इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। मुझे पता है कि मेरा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो अभी आपने देखा था कि मैंने W करेक्टर का इस्तेमाल किया था। W करेक्टर क्या करता है? W करेक्टर के अंदर A to Z, 0 to 9 सारी चीजें होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरा जो इधर है वो \W होना चाहिए। अच्छा, \W, सॉरी ये मैंने स्ट्रिंग के बाहर लिख दिया। \W का मतलब है कि ये सिंगल करेक्टर को कह रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल करेक्टर है। कितने करेक्टर है? मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 या 1 से ज्यादा कोई चीज हो तो हम प्लस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? प्लस यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस यूज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि \W में A to Z, 0 to 9 स्मॉल एंड कैपिटल दोनों आते हैं, लेकिन ये डॉट को मैं कैसे कवर करूं? अच्छा, मैं ये अगर यहाँ पे डॉट डाल भी दूं, यहाँ पे अगर मैं डॉट डाल भी दूं तो डॉट का मतलब तो रेगुलर एक्सप्रेशन में होता है कि एवरीथिंग एक्सेप्ट अ न्यू लाइन। तो हमें इस चीज को कैसे कटर करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूं। सेट के अंदर मैंने \W भी लिख दिया और डॉट भी लिख दिया। अच्छा, जब डॉट कभी भी सेट के अंदर आता है तो वो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन वाला डॉट नहीं रहता, बल्कि वो लिटरल मीनिंग में आ जाता है। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि जिस तरह के यहाँ पे डॉट आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो हमारे पास ये लिटरल मीनिंग में आ गया। लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट आ सकता है या डॉट आ सकता है। तो मैंने ये दोनों चीजें लिखी। और कितनी मर्तबा आ जाता है? 1 टाइम या उससे ज्यादा। देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टी आ रहा है, टी के बाद ई आ रहा है, तो ये \W में सिर्फ टी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं प्लस लिख दूंगा तो इसमें ई भी इन्वॉल्व हो जाएगा, एस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि 1 और मोर। अगर आप प्लस का साइन करेक्टर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है 1 और मोर। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल आ गए। आए जरा रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा पैटर्न से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं लिखता हूं फॉर आई इन ईमेल्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं इफ re.search, और मैं अपना पैटर्न बताता हूं और यहां पे मैं आई देता हूं और फिर मैं प्रिंट भी करवा लेता हूं आई को। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, हमारे पास यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसको क्या कंसीडर समझ रहा है? इसको ये कंसीडर समझ रहा है
कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो है वो डॉट है, इसका मतलब है डॉट का मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट अ न्यू लाइन। तो इसको मैं कैसे टैकल करूं, जैसे मैंने इधर टैकल किया है, यहां या तो मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं। क्या करते हैं हम लोग, हम इसी एग्जाम्पल को मैं नीचे कॉपी करता हूं और अपने कोड को फिर, या तो आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दें। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा डॉट है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला डॉट नहीं है बल्कि एक लिटरल मीनिंग है। तो देखें रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। अब हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है, अब हमारे पास रिजल्ट सही है। दूसरा इसका पॉइंट ये है, दूसरा इसका तरीका ये है कि आप ये ब्रैकेट ना बनाएं बल्कि आप यहां पे एस्केप करेक्टर डाल दें, जैसा बैक स्लैश एन था। तो यहां पे अगर मुझे इसकी स्पेशल मीनिंग को कैंसिल आउट करना है तो इधर मैं या तो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं या मैं बैक स्लैश डाल दूं। तो ये इसकी स्पेशल मीनिंग को, जो कि बैक स्लैश डॉट का मतलब मैंने आपको बताया था एवरीथिंग, अगर आप यहां पे देखें तो मैंने आपको बताया था यहां पे डॉट का मतलब है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट अ न्यू लाइन करेक्टर, यानी कि बैक स्लैश एन। तो सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि इसको ये डॉट समझे ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन का करेक्टर समझे, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी बना सकता हूँ और बैक स्लैश भी बना सकता हूँ, तो फिर भी मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने किस तरीके से जो है वो ये काम किया है। अच्छा, अगर मेरे पास एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज होती तो क्या करता। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत सारी वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे मैं या तो बैक स्लैश डब्ल्यू लिख दूं और यहाँ पे प्लस लगा दूं। तो इसका मतलब है कि एट द रेट के बाद कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट आ सकता है। टेक्स्ट का मतलब है वर्ड, ए टू जी 0 to 9 आ सकता है। तो देखें हमारे पास कुछ चेंज आता है, क्योंकि हमारे पास कोई और फर्दर हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो ये हमारे पास पैटर्न जो है वो मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, लेट सपोज कि मैं अपनी ईमेल्स के अंदर कोई और पैटर्न ऐड कर देता हूँ, किस तरीके से आप लोगों को पता है कि लिस्ट में अपेंड करने का तरीका क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वकास @gmail.com। तो देखें क्या अब मेरा पैटर्न इसको कैच करता है। तो देखें वकास @gmail.com को इसने कैच कर लिया। क्या कर लिया, वकास @gmail.com को कैच कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको भी डायनेमिक कर दें, पहले तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखी हुई था एग्जाम्पल लिखा हुआ था, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास करेक्टर यानी कि वर्ड करेक्टर में कोई आ जाए, तो मैंने कहा कि वर्ड करेक्टर आ जाए, और मैं मुझे पता है कि यहाँ पे 1 या 1 से ज्यादा टाइम आएंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। यहाँ पे मैं न्यूमेरिक क्वांटिफायर इस वजह से नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि जीमेल और हॉटमेल, अगर हॉटमेल होता तो क्या होता, अगर मैं हॉटमेल भी ऐड कर दूं यहाँ पे तो क्या होता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने करेक्टर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं एक और वकास.hotmail.com भी लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं। तो देखें जब भी पैटर्न मैच हो जाएगा। तो न्यूमेरिक क्वांटिफायर आपको जब लिखने चाहिए जब आप कंफर्म्ड हो। अगर आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट होंगे तो आप बैक साइड डब्ल्यू लिखें और उसके आगे प्लस लिख दें। प्लस का मतलब है 1 और मोर, जबकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि 0 टाइम और 1 टाइम। ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, सेट वैल्यू। अगर सेट वैल्यू के अंदर डॉट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन का करेक्टर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने पैटर्न मैच किए। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने ये देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पैटर्न की टर्म से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न को हम सर्च के लिए, डाटा वैलिडेशन के लिए या डाटा क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्तों में हमारा एक प्रोजेक्ट आएगा एक सेशन के बाद इंशाल्लाह, उसमें ये चीजें जो है वो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल भी करके बताऊंगा। तो आई वुड से कि आप इसको स्ट्रेंथन कर लें। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप आरी डॉट सर्च करते हैं तो पैटर्न देते हैं और स्ट्रिंग देते हैं, तो वो आपको मैच का रिजल्ट देता है। अगर मैच हो जाता है तो मैच का मतलब है ट्रू वैल्यू, और अगर मैच नहीं होगा तो वो आपको नन रिजल्ट देगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको इधर भी करके दिखाई कि चूंकि जहां पे पैटर्न मैच होगा तो उसको वो मैच कहता है, लेकिन उसकी बैक एंड पे वो ट्रू वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट जब चलती है, जब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपने देखा कि ये स्टेटमेंट जब मैच कर गई तो लिखा है यस इट इज मैच। जब पैटर्न मैच नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो उसकी बॉडी रन नहीं करेगी, तो वो लिखा हुआ है नो मैच। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि अगर मुझे इधर से
ब्लू कलर जहाँ पे बी कैपिटल है उसका पैटर्न बनाना है, तो ये तो बहुत सिंपल पैटर्न है, ये तो आपको वैसे भी नजर आ रहा है, तो आपने वो बना लिया। आपने देखा कि भाई कितने एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो आपने देखा कि कैपिटल बी के साथ सिर्फ एक ही सेंटेंस मैच करता है, तो वो मैच आ रहा है, बाकी दो सेंटेंस मैच नहीं करते, तो यहाँ पे नो मैच आ रहा है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें तो आर जो है वो स्ट्रिंग से पहले लिखें। आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जो आपको बताया जा रहा है आप उसकी लिटरल मीनिंग लें रादर देन आप कोई स्पेशल मीनिंग लें। हमारे पास उसके अलावा सेट का कॉन्सेप्ट होता है। सेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ये आपको कहता है कि अगर आपके पास एक प्लेस पे मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं तो आप उसको सेट के अंदर रख सकते हैं, ताकि वो जितने भी वैल्यूज का पैटर्न बनेगा वो उसको कैच कर लेगा। आपने देखा मैंने इधर बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी दोनों रखा है, तो आपने ऊपर वाली लिस्ट में देखा था कि कैपिटल बी फर्स्ट सेंटेंस में था और स्मॉल बी थर्ड सेंटेंस में था, तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस मैच हुआ और थर्ड सेंटेंस मैच हुआ। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है वो डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आपका जो डिस्काउंट का जो पैटर्न है या तो वो पी डैश से होता है या एस डैश से होता है, तो मैंने यहाँ पे सेट की वैल्यू में पी और एस शुरू में रख दिया, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि इट कुड बी पी और एस, हमारे कोड जो है वो ऐसे ही चलते हैं डिस्काउंट कोड ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और उसके बाद डैश आएगा, तो आपने देखा सिर्फ इसने वही वैल्यूज को मैच किया जो आपने पैटर्न डिफाइन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे रेंजेस पढ़ी। रेंजेस क्या होती है? रेंजेस का मतलब ये होता है कि आप सेट के अंदर ABCD रेंजेस ना लिखें बल्कि उसको डैश लगा के डिफाइन कर दें, तो वो खुद ही समझ जाएगा आप A टू D की बात कर रहे हैं, A टू S की बात कर रहे हैं, या 0 1 2 3 to 9 की बात कर रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, या आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसके आगे अगर मैं 0 और 9 बना रख दूं लिख दूं तो इसका मतलब है 0 और 9 इन्वॉल्व है। अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर रख दूं तो इसका मतलब है इसमें A to Z स्मॉल एंड कैपिटल 0 to 9 एंड अंडरस्कोर शामिल। अगर मैं यहाँ पे डॉलर रख दूं तो इसका मतलब है यहाँ पे डॉलर साइन। तो जितना आप सेट के अंदर वैल्यू रखते जाएंगे वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। सिमिलरली हमने डॉट करेक्टर के बारे में देखा। डॉट करेक्टर का मतलब है एवरी करेक्टर एक्सेप्ट अ न्यू लाइन करेक्टर, जो कि हम बैकस्लैश n से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बैक। तो डॉट इज अ पावरफुल करेक्टर इन रेगुलर एक्सप्रेशन विच मीन कि एवरी करेक्टर एक्सेप्ट अ न्यू लाइन करेक्टर, इसमें सब चीजें शामिल हैं। जबकि बैकस्लैश w जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट 0 to 9 और अंडरस्कोर शामिल होता है, जबकि बैकस्लैश डी में 0 to 9 की रेंज इन्वॉल्व होती है। फिर हम लोगों ने क्वांटिफायर देखा। क्वांटिफायर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक न्यूमेरिक क्वांटिफायर होता है, उसको आप किस तरह करते हैं? अगर आप कोई भी कैरेक्टर के बाद क्वांटिफायर करेंगे तो वो उस कैरेक्टर को रिपीट शो कर रहा होगा। यानी कि इधर ये बता रहा है कि ए जो है वो 3 टाइम्स आएगा, इधर बता रहा है ए जो है वो 3 4 या 5 टाइम आएगा, इधर ये बता रहा है कि ए जो है या तो 0 टाइम आएगा या 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बता रहा है कि ए जो है 8 टाइम्स या उससे ज्यादा आएगा। अगर मैंने इसकी एग्जाम्पल इधर दी है कि अगर आपने इन तीनों पैटर्न को मैच करना है तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका कुछ ऐसे भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पैटर्न को जो है वो अपने अंदाज से डिफाइन करूं, तो आपका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि आप यहाँ पे लिखते आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर पैटर्न, और यहाँ पे आप लिखते RED, और आप लिखते 1 या 1 से ज्यादा, तो जब भी ये चल जाता आपका पैटर्न, जब भी ये चल जाता, क्योंकि प्लस का मतलब ये है कि 1 और मोर, प्लस का मतलब है 1 और मोर। इसी तरीके से हमारे पास सिंगल कैरेक्टर होते हैं। अगर आप कहीं पे स्टैटिक देखें तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है या तो ये 0 टाइम आएगा या फिर 0 से ज्यादा मोर, वो इनफाइनाइट हो सकता है। ए प्लस का मतलब है ये 1 टाइम तो लाजमी आएगा या उससे ज्यादा आ सकता है। ए क्वेश्चन मार्क का मतलब है या तो वो 0 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा। वी कॉल इट यूजुअली ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है इधर आएगा क्या नहीं आएगा। सिमिलरली आपने देखा कि यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के लिए मुझे 10 10 जो न्यूमेरिक वैल्यू पे कंटेन करते थे नंबर्स, सिर्फ उन्हीं को फाइंड आउट करना था। तो देखें मैंने कैसे बनाया। मैंने कहा 0 to 9 आएगा 3 टाइम्स, उसके बाद डैश आएगा, ये ऑप्शनल वैल्यू या तो आएगा या तो नहीं आएगा। फिर मैंने कहा 0 to 9 3 टाइम्स आएगा, और उसके बाद डैश आएगा, या तो आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और फिर मैंने कहा कि 0 to 9 के बाद 4 करेक्टर, 0 to 9 जो है वो उसमें 0 to 9 के अंदर रेंज में 4 टाइम रिपीट हो सकता है। तो आपने देखा
कि मेरे पास 2 नंबर आ गए, और देखें इधर 1 2 3 आ रहा है, डैश क्योंकि ऑप्शनल था तो इधर डैश नहीं है तो उसने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन इधर इसको कंसीडर कर रहा है। फिर डैश जो है वो ऑप्शनल था तो इधर इसने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन इधर कंसीडर कर रहा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप 0 to 9 की रेंज देने के बजाय बैक स्लैश डी दे सकते हैं, इसका मतलब भी वही है, और मैंने सिमिलरली उस चीज को फाइंड आउट कर लिया जो नंबर मैं कर रहा था। और कुछ इस तरीके से जो ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि फॉर मी अगर मैं किसी पॉइंट को देखूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पैटर्न ये है, रादर देन द अबव वन और द बिलो वन। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, मैंने कहा कि एट दी रेट से पहले कोई भी करेक्टर आ सकता है, कोई भी करेक्टर आ सकता है, और वो मैनी टाइम्स आ सकता है, तो मैंने बैक स्लैश डब्ल्यू लिखा, और मैंने ये भी कहा कि डॉट भी आ सकता है, तो मैंने डॉट लिख दिया। जब डॉट ब्रैकेट में होता है तो वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन की लिटरल मीनिंग है, जिसमें वो कहता है कि एवरीथिंग एक्सेप्ट अ न्यू लाइन, तो उसको वो इग्नोर कर देता है, तो इसका मतलब है इस डॉट का मतलब ये है कि वाकई में डॉट है। तो मैंने कहा कि ये 1 और मोर टाइम आएंगे, तो मैंने प्लस लगा दिया। तो देखें आपने, ये जितने भी करेक्टर थे, यहाँ पे 4 करेक्टर हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 4 से ज्यादा हैं, यहाँ पे 4 से ज्यादा है, तो इसने उसको भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि बैक स्लैश डब्ल्यू में 0 to 9 भी करेक्टर आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें की, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल के अलावा भी जितनी आपके पास वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पे आ जाएं, एग्जाम्पल के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखेंगे, अच्छा सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि ये डॉट की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि डॉट को ये कंसीडर कर रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन का करेक्टर। मैं चाहता हूं कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन का करेक्टर कंसीडर ना करे, बल्कि इसकी लिटरल मीनिंग ले, जैसे कि डॉट को ये सिर्फ डॉट ही समझे। तो या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं, या आप बैक स्लैश भी कर सकते हैं। बैक स्लैश का मतलब है इसकी जो लिटरल मीनिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको इग्नोर कर दो और इसको डॉट समझो। तो आपने देखा ये यहाँ पे भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हॉटमेल और जीमेल भी लिखे हुए होते हैं, तो आप किस तरीके से उसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बल्कि और भी कोई नाम हो सकता है डोमेन का, तो आप यहाँ पे बैक स्लैश डब्ल्यू प्लस लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि जीमेल के अंदर सिर्फ 5 करेक्टर हैं, जबकि एग्जाम्पल के अंदर ज्यादा करेक्टर है। तो आप जब बैक स्लैश डब्ल्यू लिखें, बैक स्लैश डब्ल्यू प्लस लिखेंगे, तो इसका मतलब है एनीथिंग विच इज 1 और मोर, तो ये सारी चीजों को कंसीडर करेगा। इसी तरीके से आप देखें मैंने हॉटमेल भी लिखा तो उसको भी कंसीडर किया। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये डेटा सेट का जो मेरी ट्रेनिंग फाइल है वो मिल जाएगी, और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप कमेंट्स करके भी सवाल पूछ सकते हैं। डू नॉट कंसीडर रेगुलर एक्सप्रेशन वेरी लाइट दिस। अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं तो आप बहुत सारे काम जो आप मल्टीपल लाइन पे लिखेंगे वो आप सिंगल लाइन पे लिखकर अपने कोड को एफिशिएंट और अपने अपने क्यूरीज को फास्टर बना सकते हैं। होप आप इस चीज को लर्न करेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे। मेरी तमाम डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इंशाल्लाह सी यू विद द एक्सटेंशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके आगे भी हम देखेंगे, और देखेंगे कि ये किस तरीके से हम एरर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको करें ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जॉब हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।